हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजीव रस्तोगी आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूं 45 डेज रोड मैप फॉर आईयूकेम एग्जाम। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में भी आपके आईयूकेम का एग्जाम है और आप में से बहुत से बच्चों की प्रिपरेशन रियली बहुत अच्छी चल रही होगी। अब बस बात करते हैं कि इसी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर हम कैसे ले जाएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आईयूकेम की प्रिपरेशन बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी लेकिन शायद अभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हैं, तो अब उनको लास्ट मंथ में किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे उनका आईयूकेम 2026 क्लियर हो जाए अच्छे रिजल्ट के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ। तो बच्चों इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इस आईयूकेम के एग्जाम में हायर वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं, हमको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, हमको डेली कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, डेली हम कितना टाइम अच्छी प्रॉब्लम में इन्वेस्ट करें जिससे आईयूकेम में हमारा सिलेक्शन फुलफिल हो जाए, हमारा कंप्लीट सिलेक्शन हो। तो बच्चों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि हमने स्टूडेंट्स को बेसिकली बच्चों 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है उन बच्चों की जो क्लास 8 से 10th में हैं। उनमें से बहुत से बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर अभी तो हमने ज्यादा प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया है, जस्ट हियर्ड अबाउट आईयूकेम एग्जाम। लेकिन सर आईयूकेम की अगर बात करें तो मैथ्स थोड़ा चैलेंजिंग दिखती है ना। अब उनका क्वेश्चन है कि सर कैन आई स्टिल क्रैक द आईयूकेम एग्जाम, क्या मैं अभी भी आईयूकेम एग्जाम क्रैक कर सकता हूं अगर 45 डेज बचा हुआ है? तो मैं बोलूंगा यस, एब्सोल्युटली यस। अगर आप, कंडीशन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और मैं जो इस वीडियो में आपको प्लान बता रहा हूं अगर आप उसको एंड तक फॉलो करते हैं तो मेरी तरफ से यस है, आप कर सकते हैं। तो बने रहिएगा बच्चों एंड तक। तो सेकंड कैटेगरी इसमें बच्चों आती है कि आई नो द कॉन्सेप्ट बट कैंट सॉल्व द क्वेश्चंस, यानी वो बच्चे जो स्कूल लेवल पर तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एनसीईआरटी जिनको इजी लगती है, स्कूल प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होती है, लेकिन जब बात ओलंपियाड की आती है, जब बात चैलेंजिंग क्वेश्चंस की आती है, जब बात नॉन रूटीन मैथ्स की आती है तो वहां पर फंस के रह जाते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन है, व्हाई कैन आई सॉल्व स्कूल प्रॉब्लम बट स्ट्रगल विद ओलंपियाड क्वेश्चन। तो बच्चों दोनों में एक गैप होता है। देखिए स्कूल मैथमेटिक्स और जो आपके ओलंपियाड की जो मैथ्स है ना, उसमें बच्चों गैप ही होता है कि स्कूल की जो मैथ्स होती है ना वो फॉर्मूला ओरिएंटेड होती है। हीरोन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा, फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड में, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपकी ब्रेन मसल्स की प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाती है, उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर अगर आपको अच्छा करना है तो आपकी ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। डेली लेवल पर आप जो है एलिगेंट प्रॉब्लम्स को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका ये वाला पार्ट इंप्रूव होगा और आप ओलंपियाड मैथ्स में भी अच्छा कर पाएंगे। तो बने रहिएगा आप भी वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तीसरी कैटेगरी आती है कि आई बीन प्रिपेयरिंग बट माई स्कोर आर एन इम्प्रूविंग। सर मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूं, सर मैंने आईयूकेम का बैच भी ले रखा है, मैं पीवाईक्यू भी सर ट्राई कर रहा हूं और सर मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सर मेरा स्कोर एक लेवल पर आकर फिक्स हो गया है, मैं उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं हार्डवर्क कर रहा हूं लेकिन मेरा स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है ना। What is stopping me from qualifying despite all the hard work? सर मैं अपनी तरफ से तो मैक्सिमम इनपुट दे रहा हूं लेकिन सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि भाई आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप जो मॉक दे रहे हैं उसमें जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपके क्वेश्चंस छूट रहे हैं, उसमें आपको प्रॉपर उसकी एनालिसिस करनी है। तो इसके लिए भी सारी गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चौथी और लास्ट कैटेगरी आती है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2। जो क्लास 11 से 12th के स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि सर मेरा जेई का स्कोर अच्छा हो, जेई की प्रिपरेशन मेरी अच्छी चल रही है और ओलंपियाड में भी इंटरेस्टेड है, सर आईयूकेम देना भी चाहते हैं, तो क्या सर एक ऐसा प्लान है अपने पास जिसमें हम आईयूकेम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग द जेई प्रिपरेशन? तो मैं बोलूंगा कि भाई जो बच्चे हमारे जेई के 11-12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उनका अलजेब्रा पढ़ा हुआ है। कुछ कॉमन पार्ट आता है ओलंपियाड मैथ्स में,
जो जेई के साथ मैच कर जाता है, सच दैट जैसे मैं बोलूं अलजेब्रा की बात करूं, जैसे मैं बात करूं आपकी ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन, ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन जो है जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज कर लेते हैं, ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन में अगर हम वेक्टर्स का यूज कर ले, वेक्टर्स का बच्चों अगर यूज कर ले तो बहुत सारी ऐसी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है जिसको मेनलॉस थ्योरम या ज्योमेट्री के किसी रिजल्ट से करने जाएंगे तो हो सकता है आपका एक पेज में सोल्यूशन आ रहा हो, लेकिन वहीं पर आपने अगर वेक्टर अप्रोच अच्छे से लगा दिया तो हो सकता है वो क्वेश्चन एक लाइन में ही सॉल्व हो जाए, या फिर मेंटल कैलकुलेशन से भी आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा फिजिक्स का तड़का लगा दिया, मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज कर लिया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपने किन किन मेथड को एक्सप्लोर कर रखा है, तो वही लेंदी प्रॉब्लम के आप स्मार्ट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और अलजेब्रा का तो पार्ट मैं मान के चलता हूं, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका अलजेब्रा ऑटोमेटिकली जेई एडवांस लेवल तक पहुंच चुका होता है। तो आपका अलजेब्रा हो गया, आपका कॉम्बी हो गया, तो ये दो टॉपिक तो बच्चों ऐसे हैं जो आपके नियर अबाउट मैच कर जाते हैं जेई की प्रिपरेशन वाले पार्ट से। आपको थोड़ा सा नंबर थ्योरी का भी टच मिल जाता है, बिकॉज अलजेब्रा में कुछ इस तरह की अप्रोचेस होती है, फैक्टराइजेशन होते हैं, है ना, कुछ एक्सप्रेशन का मैनिपुलेशन होता है जो नंबर थ्योरी से मैच कर जाता है। थोड़ा सा पार्ट थ्योरम ओरिएंटेड पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आपकी फर्मेट थ्योरम आ जाती है, विल्सन थ्योरम आ जाती है, आइलर-टोशन फंक्शन है, तो ये कुछ पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। डाइफेंटाइन इक्वेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके बाद जेई वाले स्टूडेंट्स जो है ना ओलंपियाड में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और बात मान के चलिए कि अगर आप इन चीजों को आप ओलंपियाड लेवल से पढ़ लेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन आपको जेई मैथ्स में भी देखने को मिलेगा। आपके पास एलिगेंट मेथड्स होंगे जो आपको देखने को लगेगा कि यार बड़े बड़े मेथड से बुक में सॉल्व किया गया है, लेकिन आप जब उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आप एलिगेंट सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी ये आप आईयूकेम का एग्जाम 100% एक बेनिफिट देके जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इन चारों कैटेगरी को हम कवर कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि जो 3 डेडली मिस्टेक, बिगेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा 3 डेडली मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, ट्राइंग टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। वो ये सोचते हैं कि सर मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है ना। तो मेरा सजेशन यहां पर ये है बच्चों कि हम कंप्लीट सिलेबस करने के पीछे ना भागे, हम 100% सिलेबस के पीछे इसलिए ना भागे बिकॉज आईक्यूएम इज नॉट एग्जाम ऑफ परफेक्ट स्कोर, है ना। आईक्यूएम में आपको क्या करना होता है, आईक्यूएम में आपको जितना पार्ट आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, जो हाई वेटेज के टॉपिक्स है उन पर अच्छे से काम कर ले, और अगर उन पर आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बेटर बन जाते हैं। मैं यहां पर ये बोलूंगा कि दैट यू आर नॉट द रोहित शर्मा, आप रोहित शर्मा नहीं है, तो आप कंप्लीट सिलेबस के पीछे ना भागे अनलेस अनटिल आप रिच इन एक्सपीरियंस है। हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों के पास पुराना एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले आईक्यूएम दे रखा है एक बार दो बार, जो कुछ स्टेजेस क्लियर कर चुके हैं, तो वो तो आप कंप्लीट सिलेबस के पीछे भागे। लेकिन जो ओलंपियाड मैथ्स की फील्ड में बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूंगा हाई वेटेज वाले टॉपिक पकड़िए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उन पर मास्टरी करेंगे तो आई थिंक ये बेटर रहेगा आपके लिए ओलंपियाड में अच्छा स्कोर करने के लिए। सेकेंड पार्ट आता है बच्चों, सेकेंड मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, वॉचिंग सोल्यूशन विदाउट स्ट्रगलिंग। सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया और जैसे ही क्वेश्चन से नहीं बना वो इमीडिएटली सॉल्यूशन की तरफ मूव कर गए। तो इमीडिएट सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से ब्रेन की एक्सरसाइज आपकी जीरो हो गई। अगर आपने ब्रेन को सोचने का टाइम ही नहीं दिया तो आप नई प्रॉब्लम पर बच्चों कभी भी आप एलिगेंस अप्रोच की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी प्रैक्टिस में इस चीज को लाना पड़ेगा कि भाई आपके सामने जब नया क्वेश्चन आए तो आप उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरह से और डेप्थ में सोच पाए। और जब से ये एआई की दुनिया आई है ना, तो इन्होंने तो बच्चों के दिमाग का बेड़ा गर्क कर रखा है कि भाई बच्चों से अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इवन बच्चे बुक से सोल्यूशन भी रीड कर रहे हैं तो उस सोल्यूशन को भी फोटो खींचकर वो एआई चैट जीपीटी पर डाल रहे हैं, वो जेमिनी पर डाल रहे हैं, और फिर भी उसका डिटेल सोल्यूशन ले रहे हैं। तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये करना ये रियली कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है। थर्ड आता है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना। बच्चे जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हमारे जो एग्जाम का रियल जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पुराने पेपर्स क्या है, किस डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम्स पिछले कुछ सालों में आई हैं। तो आईयूकेम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों मेरा ये मानना है
कि आईक्यूएम का जो पहला पेपर हुआ है 2020 को पैंडेमिक वाले ईयर में, तो 2020 से लेकर 2025 तक की सारी प्रॉब्लम एक बार आप बना चाहिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई 2 मार्कर में कौन कौन से इजी एरिया है जहां से आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। इवन 5 मार्कर जो सबसे चैलेंजिंग सेक्शन होता है पेपर का, उसमें भी सारी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं आती। कई बार 5 मार्कर वाले सेक्शन में 2 से 3 प्रॉब्लम ऐसी जरूर मिल जाती है जो बच्चा थोड़ा भी मेहनत कर रहा है वो बना ले जाता है। तो पूरा एक पेपर का आइडिया आपके पास होना चाहिए कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो बेस्ट रिसोर्स अगर पेपर को अटेम्प्ट करने का है तो मैं बोलूंगा 5 पेपर्स आप ट्राई करें, ज्यादा 5 पेपर ट्राई करें। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आईक्यूएम क्या टेस्ट करता है? आईक्यूएम आपकी थिंकिंग स्किल को चेक करता है ना। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने ज्यादा चैप्टर्स ट्राई किए हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी भाई आप रोहित शर्मा है तो आपकी डिक्शनरी में हर शॉट है, आप हर गेम खेल रहे हैं। लेकिन इफ यू आर ए बिगनर, आप एक नए खिलाड़ी है, तो बस आपको बस क्या करना है, आपको वो मेन चीजें पढ़ लेनी है जहां से वेटेज ज्यादा है, जिनके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जिनसे क्वेश्चंस आने की। आप ये सोच रहे हैं कि आपका एलजेब्रा का पार्ट क्लियर नहीं, आपको पॉलिनोमियल की प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, आपको मेनलॉस थ्योरम में बेसिक आपको नहीं समझ में आता कि ट्रांसवर्सल हमें कैसे पिक करनी चाहिए, और आप बात कर रहे हो फंक्शनल इक्वेशन में यार कि सर बाइजेक्टिव टेस्ट कैसे करते हैं, इंजेक्टिविटी टेस्ट कैसे किया जाता है, फिक्स पॉइंट्स का कैसे यूज करते हैं, रिकरेंस रिलेशन से फंक्शनल इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है। जबकि सच्चाई है कि फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन हमको तो सारा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि सर फंक्शनल का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो कितना क्वेश्चन आएगा, एक आएगा या नहीं आएगा नहीं पता। तो मेरा सजेशन है कि जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, उसकी मास्टरी करें, ये बेनिफिशियल रहेगा अच्छे स्कोर के लिए। एंड अब जो 45 डेज हमारे बचे हुए हैं, इसका रोड मैप क्या है, हम डेज को किस तरह से डिवाइड करें जिससे हम एक अच्छा स्कोर लेके आए। तो बच्चों हमने क्या किया है ना, इन 45 डेज को 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज आता है आपका फर्स्ट फेज में 20 डेज का, डे 1 से डे 20। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सारे कंसेप्ट को बहुत ही स्मार्ट बना लेना है। अब कंसेप्ट को स्मार्ट बनाने के थ्योरी पार्ट तो पढ़ेंगे, है ना। याद रखिए कि ओलंपियाड मैथ्स में अगर 5% थ्योरी का रोल है तो 95% प्रॉब्लम प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी उतने ही कॉन्सेप्ट आपके और स्ट्रांग होंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट को रीड नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को रीड करने के बाद 2 और 3 मार्कर प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको उन कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है ना। तो कॉन्सेप्ट करेंगे और उस पर बेस्ड क्वालिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ये सबसे पहला पॉइंट है ना। ये आपको फर्स्ट 20 डेज में करना। नंबर थ्योरी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, जैसे एरिया लेमा है आपका, मेनलॉस थ्योरम है, सिवास थ्योरम है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल की सिमिलरिटी, सर्कल में जो आप 4 पॉइंट को कॉन्सेक्टली प्रूफ करते हैं उसका सर्कल की बेसिक थ्योरम, पावर ऑफ ए पॉइंट, इन सारे कंसेप्ट को सीखना है। लेकिन सीखने कैसे है, सीखने का मतलब कंसेप्ट पढ़ना है और उन पर बेस्ड बेसिक 2 और 3 मार्कर पहले ट्राई करने हैं। और जब आपको लगने लगे कि हाँ भाई कंफर्ट जोन मेरा बन चुका है, कंफर्ट जोन बन चुका है, तो उसके बाद आपको कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम के थ्रू अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। और ये काम करना है फर्स्ट 20 डेज में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास जो 15 डेज है उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं और टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है। सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, टेस्ट में जो आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, टेस्ट में जो आप गड़बड़ियां करके आ रहे हैं, कि भाई आपके पास कोई सपोज कीजिए नंबर थ्योरी का कोई क्वेश्चन आया, डायफेंटाइन इक्वेशन का क्वेश्चन आया, आपको क्लिक ही नहीं किया कि यार इसको कैसे में डील करना है, इसमें कहां पर कॉन्ग्रुएंस हमें यूज करना था, कैसे हमें इसको फैक्टराइज करना था। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस आपको उसकी करनी है, अपने मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना है और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो जो पार्ट आप छोड़ के आए, जो जो आपने गलतियां की, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। उस पर प्रैक्टिस करनी है किसके थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, क्वालिटी प्रॉब्लम, नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो जो आप जितनी आप मिस्टेक्स मिनिमाइज कर लेते हैं उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है आईक्यू में अच्छा स्कोर करने की, ठीक है ना। लास्ट के जो आपके 10 डेज रहने वाले 36 से 45, इसमें अब नया कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें अब नया कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ आपने पढ़ लिया था इन डेज में, जो आपने यहां पर प्रैक्टिस कर ली थी, उसी को एक तरह से रिवाइज करना है,
प्रीवियस पेपर्स ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने हैं और अपने कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। उन्हीं चीजों की मास्टरी करनी है जो आपने पहले 35 डेज में कर रखी थी, क्योंकि अब आप अगर कुछ नई चीजें बच्चों यहां पर पढ़ते हैं इस स्पॉट पर, तो कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा एक कहते नहीं कि टेंशन ज्यादा क्रिएट होती है कि यार मेरा ये पार्ट छूट रहा है, मैंने ये नहीं पढ़ा है। रादर देन ये बेटर रहेगा कि जो आपने पहले से मास्टरी कर रखी है, जो फील्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग है, कॉम्बी स्ट्रांग है, आपका नंबर थ्योरी स्ट्रांग है, आपका ज्योमेट्री स्ट्रांग है, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें बच्चों टॉपिक प्रायोरिटी की, जैसे मैंने बोला था जो हमारे नए क्लाइंट्स हैं 8 से 10 क्लास के बच्चे, 8th के बच्चे, 9th के बच्चे या 10th के बच्चे जो पहली बार इस ओलंपियाड फील्ड में स्टेप इन किया है उन्होंने, तो मैंने उनको बोला कि भाई 100% सिलेबस ना पढ़ें, क्योंकि आईक्यूएम का जो एग्जाम है ना, ये परफेक्ट स्कोर वाला एग्जाम नहीं है। यहां पर आपको उस पार्ट पे ज्यादा वर्क कर लेना जिसका वेटेज ज्यादा है और जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। वेटेज की अगर मैं बात करूं, वैसे तो ओलंपियाड में आप देखेंगे तो 4 मेन पिलर्स हैं, 4 मेन पार्ट हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। पहला पार्ट आता है नंबर थ्योरी, दूसरा है ज्योमेट्री, तीसरा है अलजेब्रा, चौथा है कॉम्बिनेटोरिक्स। जहां पर वेटेज की बात करूं तो बच्चों नंबर थ्योरी का जो वेटेज है, नंबर थ्योरी का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है ना, नियर अबाउट ये मान के चलिए 30 से 35% वेटेज रहता है नंबर थ्योरी का। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री का रहता है 25 से 30% के नियर अबाउट वेटेज रहता है। एलजबरा की बात करें, एलजबरा वही आ जाएगा आपका 20 से 25% वेटेज रहता है। और कॉम्बी की बात करें तो ये 15 से 20% है ना। अब ये पत्थर की लकीर नहीं जो सर ने लिख दिया तुमने मान लिया एग्जैक्टली यही होगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस मतलब डेल्टा एक्स। अब 30 से 35 का मतलब ये नहीं है 20% ही रहेगा भाई, 28 हो सकता है, 27 हो सकता है ना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन टेंटेटिव मान के चलिए नियर अबाउट यही वेटेज रहता है। अब नंबर थ्योरी में अगर हमको पढ़ना है तो भाई जीसीडी एलसीएम से स्टार्ट होता है, डिविजिबिलिटी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, प्राइम नंबर थ्योरम है, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, इसके बाद डायफेंटाइन इक्वेशंस आ जाती हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, और नंबर थ्योरेटिक फंक्शन जो थ्योरम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, कॉन्ग्रेंस का प्रॉपर यूज। तो नंबर थ्योरी में बच्चों ये पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नंबर थ्योरी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि बेसिक पिलर तो यार ये दोनों ही हैं, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री। ओलंपियाड का मतलब ये दो पार्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो जितना ज्यादा वर्क करना है, मेरा मानना है इन दो टॉपिक पर आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करें और इसके लिए बेस बनाए अलजेब्रा से, बेसिक अलजेब्रा से बेस बनाकर इन पर काम ज्यादा से ज्यादा करें। ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी, ट्राइंगल की सिमिलरिटी से लेकर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हो गया, उनके बीच रिलेशंस है ना। कई बार होता है कि ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है, ट्राइंगल का रोटेट कर दिया, पता चला इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, उसके बाद मेनलॉस थ्योरम है, एरिया लेमा है, मास पॉइंट ज्योमेट्री, वेक्टर की अप्रोच। तो इन चीजों को जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतने ही आप कैपेबल हो जाएंगे एलिगेंट सोल्यूशन को लिखने के लिए। इवन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आपको ज्यादा आसान लगने लगेगी अगर आप ज्योमेट्री के इन पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा की बच्चों बात करें तो भाई बेसिक मैथ्स आता है, बेसिक मैथ में भाई फैक्टराइजेशन वगैरह, सारी आइडेंटिटीज वगैरह, पॉलिनोमियल वाला पार्ट आ जाता है जिसमें हम पूरा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है ना, क्यूबिक के एनालिसिस वगैरह सारा कवर करते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बोलूँ तो सीक्वेंस में भी काफी नॉन रूटीन प्रॉब्लम आ रही हैं। और इस बार मेरा बच्चों ये मानना है कि कहीं ना कहीं आसपास की कंट्रीज में जो रिकरेंस पर प्रॉब्लम कुछ रीसेंट ईयर में ज्यादा आई है, चाहे वो चाइना का एग्जाम हो, चाहे वो सिंगापुर हो, हांगकांग हो, कोरिया हो। तो मैं ये देख रहा हूं कि कुछ रीसेंट ईयर्स में इन पर प्रॉब्लम ज्यादा पूछी गई। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सीक्वेंस में भी इस बार आपको कहीं ना कहीं रिकर्सिव सीक्वेंस मिक्स होकर एक बढ़िया क्वेश्चन 5 मार्कर में मिलने वाला है। तो अलजेब्रा में ये वाली सारी चीजें हो जाएंगी है ना। साथ ही साथ बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा यूज देख सकता है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है ना। इनइक्वालिटीज का बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला, बेसिक इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। अगर आईक्यूएम लेवल की बात करें, ज्यादा वर्क आपको किस पर करना है, पॉलिनोमियल पर और सीक्वेंस में स्पेसिफिकली रिकर्सिव सीक्वेंस का एप्लीकेशन मैं फिर से बोल दूं है ना। अब रही बात कॉम्बिनेटोरिक्स की, तो बेसिक काउंटिंग के प्रिंसिपल जो है आपका एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एनसीआर एनपीआर की नॉलेज चाहिए है ना। आफ्टर दैट एलाइक ऑब्जेक्ट्स का कैसे
अरेंजमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप, सर्कुलर परमुटेशन। अब सर्कुलर परमुटेशन के बाद जो वाला कॉम्बी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पाई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, है ना, बेगर्स मेथड हो गया, बेगर्स मेथड के बाद ग्रिड प्रॉब्लम है ना, पिजन होल प्रिंसिपल है, पिजन होल प्रिंसिपल, टाइलिंग एंड कलरिंग। टाइलिंग कलरिंग के साथ साथ तुम लोग इसमें गेम थ्योरी जरूर ऐड करना, बिकॉज अब की बार आप देखेंगे आईएमओ में भी गेम थ्योरी का क्वेश्चन आया है, तो गेम थ्योरी थोड़ी सी जरूर पढ़ लेना, है ना, कि जिससे थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको गेम थ्योरी का भी रहे। तो ये 4 मेजर पोर्शंस हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, डोंट ट्राई टू मास्टर एवरीथिंग, मास्टर व्हाट यू ऑलरेडी नो। हर पार्ट पढ़ना जरूरी नहीं है, हर पार्ट उस बच्चे को पढ़ना जो पहले आपको आईयूकेएम का एग्जाम दे चुका था, एक आध स्टेज क्वालिफाई कर चुका था। तो जो रोहित शर्मा टाइप का है भाई, उसको तो सब कुछ करना, उसको तो हर शॉट खेलना आना चाहिए, यही नहीं कि वो पुल शॉट का ही मास्टर है, उसको हर शॉट खेलना आना चाहिए। नेक्स्ट सर, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कितने घंटे सर पढ़ना चाहिए? आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन सर प्लीज ये बताइए अब मेरा रूटीन क्या हो पढ़ने का। तो बच्चों हर दिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट रिवीजन। लेकिन करेंगे कैसे सर, क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रहे? नहीं भाई, प्रॉब्लम के थ्रू, थ्रू प्रॉब्लम्स। जब कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं ना, तो 2 और 3 मार्कर के थ्रू रिवाइज करेंगे आप। 2 और 3 मार्कर की प्रॉब्लम के थ्रू कंसेप्ट पढ़ा और से 2 और 3 मार्कर लेवल की प्रॉब्लम आपने ट्राई की, तो यहां से कंसेप्ट का एक अच्छा रिवीजन होता है, कंसेप्ट का अच्छा एप्लीकेशन पार्ट सीखते हैं। और उसके बाद जब आपने 2 और 3 मार्कर के नियर अबाउट आपको डेली लेवल पर 15 से 20 प्रॉब्लम्स करनी है, 15 से 20 प्रॉब्लम कंसेप्ट को क्लैरिटी लाने के लिए आपको ये करनी है। और उसके बाद उसका जो रियल वर्क होगा, जो रियल वर्क होगा वो ये रहने वाला है, 3 to 5 चैलेंजिंग प्रॉब्लम। चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो 5 मार्कर या थोड़ा सा उससे भी ऊपर लेवल की प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी, जिस लेवल का आप एग्जाम देने जा रहे हो, उससे एक स्टेप लेवल ऊपर हमको करके चलना है। तो डेली लेवल पर आपको 3 to 5 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है भाई। ब्रेन की मसल्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और एक बात याद रखें, अपना सोल्यूशन एनालिसिस जरूर करें। जो आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं, जिस इंटरमीडिएट स्टेप पे पहुंचे हैं, तो उस पर पहुंचने का क्या कोई और मेथड भी हो सकता है ना। आपने सोल्यूशन में क्या चीजें स्किप कर दी, किस वजह से आपका सोल्यूशन गलत आया या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो वो प्रॉपर उसके एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर नोटबुक भी बतानी है कि भाई गलतियां क्या हुई, है ना, किस स्टेप पे गलत मिस्टेक, हमने क्या काउंटिंग गलत कर ली, हमने एनसीआर की जगह एनपीआर यूज तो नहीं कर लिया, या फिर हमें जहां पर बैगर मेथड लगाना था वहां पर मैं ग्रुपिंग मेथड लगा दिया। तो वो अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना है और उसी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए नेक्स्ट डे फिर से भाई कंसेप्ट पढ़ेंगे। और कंसेप्ट सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम उस मिस्टेक को मिनिमाइज भी करेंगे, है ना। और ध्यान रखिए दोस्तों, हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ का जरूर देना है अंडर एग्जाम कंडीशन। अंडर एग्जाम कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों 3 घंटे का जो एग्जाम होता है ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो बच्चे को प्रेशर आना स्टार्ट होता है कि यार मेरे तो 2 मार्कर इतने ही से हुए हैं, 5 मार्कर तो अभी मैंने टच ही नहीं किया है, और देखो 2 घंटे हो गया, 1 घंटे का एग्जाम बना है, बचा हुआ है। तो आप जितना ज्यादा एग्जाम कंडीशंस में पेपर को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर एक तरह से एक्सपीरियंस डेवलप होगा कि यार जब आप रियल एग्जाम लिखने जाएंगे ना, तो फिर आप ये इंश्योर कर लेंगे कि पहले 2 घंटे में इतना अच्छा स्कोर हो जाए कि कट ऑफ वाला जो दायरा, जो लक्ष्मण रेखा, वो हमारी क्रॉस हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना एग्जाम कंडीशन में सारे के सारे मॉक दें। उसका एडवांटेज डेफिनेटली आपको मिलेगा कि पेपर की सीक्वेंसिंग हमें कैसे करनी चाहिए, कि 3 घंटे का एग्जाम है तो हमने उस 3 घंटे के एग्जाम के 3 पार्ट बना लिए, 1-1 घंटे के। पहले घंटे हमने इजी क्वेश्चंस पिक कर लिए, जो इजी क्वेश्चन आपके 2 मार्कर में भी कुछ मिलते हैं, जरूरी नहीं वो 3 मार्कर में मिलेंगे। और 5 मार्कर में मैंने बोला ना, पहले बोला है कि 2 से 3 प्रॉब्लम इजी होती हैं और 2 से 3 प्रॉब्लम ऐसी होती है जो 3 मार्कर से भी इजी होंगी, तो उनको ढूंढ लेना है। जो भी इजी दिख रहा है उसको पहले घंटे के अंदर निपटा लिया, उसके बाद वो पोर्शन लिया। नेक्स्ट 1 घंटे में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना है जो आपको पढ़े हुए तो थे लेकिन आपको लग रहा है कि यार थोड़ा टाइम लगेगा, तो
तो नेक्स्ट 1 घंटे में आपने उन क्वेश्चन को ट्राई किया। अब जो लास्ट 1 घंटा बचा हुआ है, जो तीसरा घंटा है, जो फाइनल घंटा बचा हुआ है, इसमें आपको उन प्रॉब्लम को करना है जो आपको लग रहा है कि टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और हो सकता है कि थोड़ा तुक्का वगैरह लग जाए। तो उन क्वेश्चंस को आपको सबसे लास्ट वाले घंटे के लिए बचा के रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि पहले 2 घंटे में आपको ये इंश्योर कर लेना है कि यार मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पोर्शन तो आपको अच्छे से आ रहा था पेपर में, वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट अब बात करें सर ओलंपियाड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हमें एक ओलंपियाड प्रॉब्लम पे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम एक अच्छी लेवल की प्रॉब्लम की बात करें, क्वालिटी प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो यार मिनिमम जो टाइम है ना, हमें 20 से 30 मिनट क्वेश्चन पे टाइम देना ही चाहिए। उसकी अलग अलग अप्रोच के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि हम जिस तरह से उसमें अप्रोच कर रहे हैं उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो, तो एक डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन को स्टार्ट करना, अलग अलग तरह से सोचना है। ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है तो हमें पहले फिगर बनाना है। कई बार होता है ना कि हमें फिगर बनाने से कुछ चीजें दिखने लगती हैं कि यार ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर इस ट्रायंगल को हम 60 डिग्री रोटेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो वहां से रिलेशनशिप डेवलप हो गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई, है ना। या फिर हमने कुछ 4 पॉइंट ऐसे ढूंढ लिए जो कॉन्साइक्लिक है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट कॉर्ड के साथ एंगल बना रही है, वो अल्टरनेट सेगमेंट की इक्वल है। तो बहुत सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है जब हम डायग्राम बना लेते हैं, कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन मिला, हमने क्वेश्चन साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। हमने एन को 1 पुट किया तो ये रिजल्ट मिला, एन को 2 पुट किया तो ये रिजल्ट मिला। तो स्टार्टिंग के कुछ सीक्वेंस को देखकर हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया और फिर हमने उस पैटर्न को जस्टिफाई भी कर दिया कि हायर वैल्यू पर जाएंगे तो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, पैटर्न हमेशा काम करेगा। तो मिनिमम बच्चों ये 15 से 20 मिनट टाइम तो स्पेंड करना चाहिए, क्वेश्चन के साथ खेलना चाहिए। जितना क्वेश्चन के साथ खेलेंगे उतना ही आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और उतना ही आप अंदर ही अंदर स्ट्रांग बनेंगे, क्वेश्चंस को देखकर घबराएंगे नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इमीडिएट क्वेश्चन के सोल्यूशन पर जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है ना। इन केस ऐसा भी होता है कि सर हमने क्वेश्चन देखा, हमसे क्वेश्चन नहीं बना, ये भी कर लिया तब भी क्वेश्चन नहीं बना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बुक पर जाना है, जो भी आपका सोल्यूशन है उसको देखना है, सॉल्यूशन देखना है। लेकिन देखने के बाद आपको उस सॉल्यूशन की जो स्टेप्स थी ना उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके आना है। क्या उसमें लिंक्ड स्टेप्स कौन कौन सी हैं कि यार यहां से लेकर यहां तक गए, अच्छा इसको मॉडुलो 6 पर चेक किया, इसको मॉडुलो 6 पर चेक किया तो हम जानते हैं कि जितने भी प्राइम है मॉडुलो 6 पर +-1 के कॉन्ग्रेंट होते हैं। और P1 - Q1 अगर दो प्राइम्स का डिफरेंस हमें 8 लाना है तो मॉडुलो 6 पर ये 2 के कॉन्ग्रेंट होगा तो P1 1 के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, Q1 -1 के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो जो इंटरमीडिएट स्टेप है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रही है उनके बारे में सोचना है, उसको अपने माइंड में चलाना है और फिर उसका सोल्यूशन खुद कॉपी पर लिखना है ना। हो सकता है उसका कोई अल्टरनेट रूट भी आपको मिले, तो कहीं ना कहीं आप अगर से क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है लेकिन अगर आप उस पर इस तरह से वर्क करते हैं तो आपका जो वर्क डन होता है ना वो सिग्निफिकेंट वर्क डन होता है। वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, थीटा 90 नहीं होता, वर्क डन 0 नहीं होता, F × d cos थीटा से थीटा 90 नहीं होगा, यानी वर्क डन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वर्क जरूर मिलेगा जिसका आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है ना। तो बच्चों आप सोचेंगे सर ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, आपने जो जो गाइड किया मैं पढ़ूंगा, एग्जैक्टली आपकी अप्रोच फॉलो करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि इस बचे हुए दिनों में, इन बचे हुए दिनों में मैं अपनी प्रिपरेशन को एक और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊं। लेकिन प्लीज सर प्लीज टेल मी सर कि मैं प्रिपरेशन अगर मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की है, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है या फिर प्रिपरेशन मेरी बीच में ब्रेक हो गई थी, तो अब हम किस तरह से पढ़ें, या कोई रिसोर्स बता दीजिए सर जहां से मैं अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊं इस 1 महीने की डेट में। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि भाई आपके लिए बेस्ट प्लान है हमारा ऑल इन वन बैच। ऑल इन बैच में देखिए रेगुलर प्लान में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं। रेगुलर प्लान में IUCAM का वर्कशॉप आपको मिल जाएगा, NSCGS का वर्कशॉप बैच मिल जाएगा और इसमें IUCAM बूस्टर का बैच भी मिलेगा जिसमें आपको NSCGS और SCHS सब दोनों ही की प्रिपरेशन करने को मिल जाएगी। बिकॉज इन केस आपने IUCAM अच्छे से निकाल लिया तो आपका जो नवंबर में एग्जाम होता है NSCGS का, आप उसके लिए भी प्रिपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। और इन केस अगर हमारे इन्फिनिटी प्लान के साथ जाते हैं तो इन्फिनिटी प्लान में ये बेनिफिट मिलेगा आपको, IUCAM के तीनों बैच जो हमारे यहाँ रनिंग है वो तीनों बैच का एक्सेस मिलेगा, बेसिक से सारी चीजें पढ़ सकते हैं और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कंटेंट भी ज्यादातर आप देखेंगे कि भाई इसमें जो कंटेंट है वो इसके कंटेंट से डिफरेंट है, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें IUCAM 2026 मिल जाएगा, IUCAM 2.0 मिलेगा, IUCAM CHEM मिल जाएगा, NSCGS मिल जाएगा। और यहाँ
पर बच्चों एक एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी IUQM प्लस NSCGS के लिए हमारे इन्फिनिटी प्लान में। और अगर बात करें इन्फिनिटी प्रो प्लान में, तो इन्फिनिटी प्रो प्लान में एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा आपको, IUQM और NSCGS के मॉड्यूल मिल जाएंगे और खजर वाला फीचर भी मिल जाएगा। तो बच्चों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इन बचे हुए 45 डेज में आपको अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है। आपकी प्रिपरेशन अगर कहीं रुक गई थी, आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाए थे, तो अब उस प्रिपरेशन को एंड तक लेके जाना, एंड तक कंसिस्टेंट रहना है जब तक आपका IUQM का एग्जाम नहीं हो जाता। उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और IUQM में एक विनर बन के निकलेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।